आप इसे कैसे देखते हैं, उन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं तो आंखों से देखता हूँ। उनकी शिकायत थी कि आप लेकिन दिखा नहीं रहे हैं जो देख रहे हैं। हालांकि वे इस बात से सहमत थे कि हम आप सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। कहने लगे कि जब ये कहा जाए कि ये तुम्हें नहीं देखना है तो वो देखने की उत्कंठा और बढ़ जाती है। और कई लोग यूं भी करते हैं कि जब देखने की कोई चीज़ बड़ी मशहूर हो रही हो तो उसे तब नहीं देखते, थोड़ा ठहर कर देखते हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि सही से देखने के लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है। गनीमत है चश्मे तगाफुल भी उनकी, बहुत देखते हैं जो कम देखते हैं। क्या बात। शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर 3 ताल, जिसे पहले ठेला पॉडकास्ट की तरह देखा गया, फिर बदकहाव की तरह, और फिर उपचारात्मक बकवास यानी थेरेपेटिक बुलशिट की तरह। 3 ताल का 120वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय हो। क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे। कुछ देख रहे हैं ताऊ? बहुत दिनों से कुछ रिकमेंडेशन नहीं हुआ, इधर बीच कुछ देख रहे हैं? अभी हमने देखा सिनेमा मरते दम तक। अच्छा। और वो अमेज़ॉन पे एक सीरीज़ है 8 एपिसोड की। मैं चूँकि बहुत ही ख़राब चीज़ों का कॉनोसर हूँ, तो मैं कांति शाह इत्यादि नाम से परिचित हूँ। गुंडा मैंने कई बार देखी है और मैं समझता हूँ कि भारत में जो अद्भुत फिल्में हैं उसमें से एक गुंडा है। लोहा भी मैंने देखी थी जब मैं छोटा था। तो ये लोग फिल्में बनाते थे इस देश में, उनका अब नहीं बनाते क्योंकि सिंगल स्क्रीन ख़त्म हो गया, पर वो ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते थे। वो ऑडियंस इनको मिलता था, कहीं पे कोई प्रचार नहीं होता था, और वो 7 दिनों में भी फिल्में बना लेते थे। धर्मेंद्र इत्यादि बड़े बड़े स्टार को भी रखते थे और उनको ऑन द स्पॉट पैसे दे के जो है, मैं कैश पेमेंट किया, जाइए घर, कैश पेमेंट चलता था। और उन फिल्मों में खास बात यही होती थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों, कि उसमें फिल्म में अनायास ही कुछ रील एक्स्ट्रा लगा दिए जाते थे सिनेमा हॉल वाले की तरफ से। और फिर वो लोगों को पता होता था कि एक्स्ट्रा जो है वो 45 मिनट के बाद आएगा, तो वो टिकट कटा के जाते नहीं थे, वो सिर्फ वो देखने जाते थे। तो इसको स्मार्ट फिल्म कहा जाता है, जो भी बोल लें आप। पर वो एक इंडस्ट्री सी थी जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है 8 एपिसोड की। अच्छा। और उसके 4 बड़े निर्देशक, ऑब्वियसली कांति शाह हैं उसमें, इस डॉक्यूमेंट्री में, पर कांति शाह उन 4 डायरेक्टरों में नहीं है जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया फुल्ली। उन्होंने उन 4 डायरेक्टरों को ढूंढ के निकाला और उनको कहा कि आपको हम बजट देते हैं, आप वही वाली फिल्में बनाएं। और चारों ने एक एक फिल्म बनाई। अरे वाह। क्या नाम है? सिनेमा मरते दम तक। वाह बाबा। वो मैं मतलब बहुत सारे लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, यंग लोग खास करके, तो नहीं देखेंगे तो मजा नहीं, पर वो एक अनुभव डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री, हाँ, डॉक्यूमेंट्री आजकल। वैसे बाबा आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं गुरु, हम फंस गए हैं इसमें। एलीट करके एक संभ्रांत और अभिजात्य घरों के बच्चों की एक स्पेनिश सीरीज़ है जो एक विद्यालय में पढ़ते हैं। हर सीज़न में एक मर्डर या एक डेथ होती है और उसकी मिस्ट्री में वो बच्चे उलझते हैं और उसके इर्द गिर्द उनके अपने तमाम सारे ताल्लुकात और सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो मौत हुई है या उससे रिलेटेड है। तो वो एलीट मैं देख रहा हूँ, 6वां सीज़न उसका चल रहा है। अरे बाप। और 10-12 एपिसोड हर सीज़न में है, तो आप सोचिए मतलब 50-60। हाँ, फिर आप फंस गए हैं वाकई। निपटा चुके हैं, लेकिन ये आखिरी सीज़न है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। बीच में क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, फौदा आ गया है सीज़न 4 वो तो 2 एपिसोड उसके भी काट चुका हूँ। अच्छा। और ऑटोमन एम्पायर का सीज़न 2 आ गया है, तो 1 उसका काट चुका हूँ और 2 एपिसोड निपटा चुका हूँ। वाइकिंग्स वलहला का जो लेटेस्ट सीज़न है उसके भी 2। बाबा द मल्टीटास्कर। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और इन सब के बीच में जब थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ या थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ तो यंग शेल्डन का कोई 1-2 एपिसोड वो काट दे रहा हूँ। वो एक विज्ञान में डूबे हुए एक
10-12 बढ़िया है साल वो। के बच्चे की कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। मतलब बिग बैंग थ्योरी से स्पिन ऑफ है वो। हाँ, फ्रेंड्स को देखते हुए जो हंसी और चुहल होती थी, वही चुहल और वही हंसी। आपने बिग बैंग थ्योरी देखा है कि नहीं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने में और इंटरेस्टिंग जा रहा है। सिनेमा वाला जो ताऊ ने भी देख के निपटा दिया है, ये लिस्ट में है, एडेड है, तो ऐड टू लिस्ट उसको कर दिया है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो प्राइम पे है। हाँ, एक बात है। देखिएगा कि वो जो ये डॉक्यूमेंट्री ना उन फिल्मों के बारे में है जिसके बारे में समाज कहता था मत देखो। हाँ, और इसीलिए बहुत सारे लौंडे देखते थे, है ना। ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री अभी चल रही है कि कहा जा रहा है कि मत देखो, तो लौंडे देखने चले गए तो उनकी बिजली काट दी गई, फिर पत्थर वत्थर भी चल गए 2-4 यूनिवर्सिटी में। तो हाँ, आज भी बवाल, जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ बवालिया जामिया यूनिवर्सिटी में, तो जामिया में चल रहा है वो, मतलब चलता रहेगा। स्ट्राइसेंड इफेक्ट बोलते हैं इसको। आज से आई थिंक 20 साल पहले बारबरा स्ट्राइसेंड, जानते होंगे आप? नहीं। हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। अच्छा। उन्होंने एक फोटोग्राफर को सू कर दिया था कि मेरी इस तस्वीर को इंटरनेट से हटाओ। अच्छा। उस तस्वीर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब उन्होंने फाइल किया तो सब जानते, तो फिर लोगों ने ढूंढ ढूंढ के देखना शुरू किया। तब से इसे कहते हैं स्ट्राइसेंड इफेक्ट, कि अगर आपने किसी चीज को जाने देते आप तो वो चली जाती। जैसे कि पठान, सरकार ने खरीद के अनमोल कर लिया। हाँ, पठान तो अब आप सोचिए, आज इतने लोगों को जो मैं जानता हूं कि बीजेपी समर्थक हैं या पठान से डिसएग्रीमेंट में थे, वो सब आज देख आए। तो हमने कहा आज जो ये आपने 3-4 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़वा दिया है आज, इसमें आपका महती योगदान है। काउंटर पोलराइजेशन। बाबा बिंज वॉचिंग करते हैं। मैंने अभी एक वर्ड ट्वीट किया है, वेंज वॉचिंग। बदले की बात। दिस इज वॉचिंग फॉर वेंजेंस। कि लोग ये दिखा रहे हैं कि देखो पठान तो गया, फ्लॉप हो गया, तो लोग टिकट खरीद के उसकी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि मैं देखने जा रहा हूँ फर्स्ट शो 6 बज रहे सुबह के, है ना। वो इसलिए नहीं कि वो शाहरुख खान को पसंद करते हैं। इनफैक्ट फिल्म देख के आने के बाद प्राइवेटली उन्होंने कहा क्या है कि क्या देख लिया यार, है ना। लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि तुम इसे ही नहीं बोल रहे थे ना देखने के लिए, मैंने कहीं योगदान दिया है। लो मैं देख आया। वर्जित को किया है। हाँ, यस, हाँ, कुतुब मीनार पे खड़े आज मैं करके आया, मसाला थूका है। अच्छा, इसमें जैसे हमने मेट्रो में सिगरेट पी है। ये जो लकीर बन जाती है और दो इसमें एकदम से 2 पार्टीज बन जाती हैं। एक पार्टी कह रही है कि उसका रंग ठीक नहीं है परिधान का, या जो उसका हीरो है, नायक है, उसका मजहब क्या है, इस वजह से, या बॉलीवुड में किस मजहब के लोग होने चाहिए, वो क्यों रूल करते हैं, इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं। वो एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष कहता है कि इसी वजह से ही हम देखने जाएंगे, हमें पसंद नहीं होती है फिल्म लेकिन हम ये देखने जाएंगे। तो इन दोनों लोग खोजने गए हैं कि उसमें क्या क्या, उसको रेजिस्टेंस की तरह लोग दिखाते हैं। तो इसमें कुछ दोनों से नहीं, सिंपल हिसाब है। पप्पा बोले हैं पप्पू के साथ नहीं घूमने का, तो पप्पू को ढूंढ के उसके साथ गुल्ली खेलेंगे आज। हाँ, पप्पू का नाम सेव किया बबली, और पप्पू के साथ खेलना शुरू, पप्पू से चैटिंग शुरू। देखेंगे आप लोग जाएंगे क्या पठान देखने? हम तो वैसे भी मतलब हम नहीं, मैं किसी से इतनी घृणा नहीं करता कि मैं पठान देखा हूँ। ये अच्छा था। अच्छा, पठानवा किस का है? फिल्म में हर 5-10 मिनट 15 मिनट पे वो रिकॉल कराता था, भारत माँ का बेटा, भारत माँ का बेटा, भारत माँ का बेटा। अच्छा, ऐसे करके वो आप देख लिए हैं क्या? जो देख के आए। अच्छा, जो बता राव का एजेंट है ना। हाँ, नरसिम्हा राव का। तो भारत माँ का बेटा, हमारे एक मित्र हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाली जो हम लोग की वेबसाइट है इंडिया टुडे की, उसके संपादक हैं, और वो भी देखाए हैं। दीपदा हमारे दीपदा भोरे भोरे पठान देखाए हैं, और वो एक पीस लिख रहे हैं कि क्या भारत माँ का बेटा बॉलीवुड को बचा पाएगा। तो बढ़िया पीस है वो, आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़िए और हिंदी में आज तक पे भी उसका अनुवाद हम लोग प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस तरह के एंगल है, आप देखिए कि जिस आदमी को कह रहे थे एंटी नेशनल, वो भारत माँ का बेटा बन के पर्दे पे आ गया। घेरोगे कैसे आप? तो ट्रैपमेंट में आ गए, इंट्रैप्ड। अरे भैया, बागेश्वर में एक बाबा हैं, काम वही करते हैं जो अन्य बाबा करते हैं, उनके भी जेल जाने की संभावना पूर्ण है आगे चलकर। लेकिन उस बाबा के समर्थक खड़े हो गए हैं
ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो कि अंधविश्वास इत्यादि में यकीन नहीं रखते, लेकिन वो कह रहे नहीं, मदर टेरेसा को संत घोषित किया था ना, तो बाबा संत क्यों नहीं हो सकता? हाँ। बाबा चमत्कारी क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसी जिद पे, ठीक है, हमरो हुई। और बाबा ने भी कह दिया कि भैया हम तो बब्बर सनातन। शेर हैं सनातन के। ये वर्ड भी बड़ा बढ़िया टनाटन चल पड़ा है। हाँ, सनातन। टनाटन। हाँ, तो बोले टनाटन सनातन। हाँ, तो ये बहुत खेल चल रहा है और ये भगवा कर बढ़िया सर्कुलेशन। अच्छा, रामचरितमानस में बोल दी सब, हाँ, राष्ट्रीय इसको राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करो। और उसको नहीं पता है कि यही बात जा करके वो अगर चेन्नई में मद्रास में किसी दिन बोल देगा तो बहुत रगड़ा जाएगा। उसको संभावना नहीं है ना, वहाँ है नहीं बुंदेलखंड ना। के बाहर उसकी संभावना क्लाइंटेल उधर नहीं है। हाँ, और सरकार भी मतलब लोग भी चाह रहे हैं। क्लीन चिट मिल गई उनको, वैसे आज ही खबर आई है। चुनाव है ना मध्य नागपुर। प्रदेश में बहुत जल्दी ही। हाँ, बुंदेलखंड एक महत्वपूर्ण वोट वाला हिस्सा है। अरे भाई साहब, तो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, नागपुर पुलिस ने, उन्होंने कहा कि जो शिकायत दी थी अंधविश्वास निर्मूल, जादू क्या टोना मतलब, निर्मूल, वो सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मास्को थोड़ी चलता है महाराष्ट्र? नाथों का नाथ एक ही नाथ। एक ही नाथ है, श्रीनाथ जी, जिनका गीत गाते हुए अभी शादियां हुई हैं कई सारी। तो एक फिल्म और है 1992 में बनी थी, वो भी सिनेमा के इस तरह की फिल्मों पे नहीं है, लेकिन सिनेमा क्राफ्ट पे है। और सिनेमा कैसे एक आभासी दुनिया में आपको एक स्वप्न लोक में लेके जाता है, इसके ऊपर मोहसिन मखमलबफ ने वंस अपॉन अ टाइम सिनेमा, ये फिल्म का नाम है, 1992 में बनाई थी। और वो कमाल की फिल्म है। उसमें जो उसके लीड चरित्र हैं वो एकदम देखने में बड़े गुलाम अली जैसे हैं, और कमाल की फिल्म है। ब्लैक एंड वाइट उसको बनाया है, और उसमें सारे के सारा इफेक्ट वही डाला है जो पहले हम लोग रील्स वाले देखते ना, 3-4 लिख के आ रहा है, बीच बीच में लाइन चल रही है, लहरा रही है रील, लेकिन अलौकिक है और आपका हंसते हंसते पेट भी फट जाएगा। तो मतलब वो आयरनी और सब कुछ मिला करके है। तो वंस अपॉन अ टाइम सिनेमा 1992 में, जब सब कुछ कलर हो चुका है और बहुत इवॉल्व हो गई है सिनेमा की टेक्निक पूरी दुनिया में, 90s एकदम नए किस्म की सिनेमा टेक्निक का टाइम था। 90s में ही वीडियोग्राफी का डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ। 80s तक बहुत लिमिटेड था, लेकिन 90s में शादी ब्याह तक की रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई थी, वीडियोग्राफी शुरू हो गई थी। तो 90s में हम लोग VHS कैसेट पे फिल्में देखते थे, उसके पहले घर पे VCR में टेप लगा करके डाल करके। उसके पहले फिल्मों को देखने का एक ही जरिया था कि या तो वो दूरदर्शन पे आपके टीवी पे आएंगे या फिर आप सिनेमा घर में देखेंगे। तो 90s उस हिसाब से बहुत रिवोल्यूशनरी था। उस टाइम में अतीत के सिनेमा को एक याद करते हुए और फिर उसकी संभावना को अपनी पटकथा का हिस्सा बना करके बहुत ही सुंदर वीव्ड ये फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम सिनेमा 1992 का। और उनको ईरान का और मिडिल ईस्ट का या सेंट्रल एशिया का सिनेमा का पितामह कहा जाता है मोहसिन मखमलबफ को। उनका काम बहुत कमाल का है। उनकी बिटिया भी बहुत कमाल की फिल्म मेकर हैं। एक बार वो यहाँ पे हिंदुस्तान भी आई थी। मोहसिन मखमलबफ ने एक फिल्म हिंदुस्तान में भी बनाई है, उसका नाम है स्क्रीम ऑफ एंट्स, जिसको मैंने कई आर्टिकल्स में हेडलाइन के तौर पे यूज़ किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी, जैसलमेर की, दिल्ली की और बनारस की शूटिंग। चींटियों की चीख, हाँ, द स्क्रीम ऑफ एंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। सिनेमा को केंद्र में रखकर सिनेमा पैराडीसो, सिनेमा पे सिनेमा, ये ऐसे सिनेमा पैराडीसो, सिनेमा पैराडीसो कमाल की अद्भुत फिल्म है। और उसी का एक, मैं नकल नहीं कहूँगा, एक वर्जन है द लास्ट पिक्चर सो द छेल्लो शो, जो गुजराती में है, जो कि अल्फ्रेडो जो कि ऑस्कर में हमारी तरफ से ऑफिशियली गई थी, क्योंकि गुजरात में चुनाव थे और हम एक ऑस्कर मिस कर गए, क्योंकि RRR को तो बेस्ट पिक्चर मिल ही जाना था, पर हम छेल्लो शो को हमें भेजना पड़ा। छेल्लो शो अच्छी फिल्म है, अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। उनको लगा था कि ऑस्कर अगर मिल जाएगा तो फर्नांडिस क्लेम कर सकते हैं कि हमारी वजह से मिला है ऑस्कर फर्नांडिस। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ कि अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे। आज सबसे पहले कलम की बात करनी है, और कलम के सिपाहियों की भी अगर वक्त रहा। सुप्रीम कोर्ट में के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि एक मामले की सुनवाई हो रही थी, उन्होंने कहा इसको पेपरलेस होना चाहिए।
और उसके बाद जो 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, मतलब उन्होंने मना नहीं किया ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आदत नहीं है, सारी ज़िंदगी हम कलम से लिखते रहे हैं और लैपटॉप चलाने की आदत नहीं है। तो वो कलम के दौर की जो याद है उस पर थोड़ी बात, पुराने से अभी नए के दौर में कलम में बड़ा फ़र्क आ गया है। बाबा के पास हमेशा एक कलम रहती है, मुझे पता नहीं दिन में कितने शब्द उससे लिख पाते हैं। और ज़ोर कलम का होता है या स्याही का होता है या व्यक्ति का होता है और साहस का होता है, तो इस पे बात करेंगे। और फिर बिज़ार खबर है जिसमें उन महिला की कहानी है जिन्होंने अपने पति को तलाक दिया और कुत्ते से शादी कर ली। वाह, तो एक मैसेज है इसमें, एक सामाजिक संदेश है। समझ में आ गया कि वो पति में क्या खोज रही थी और अंततः उन्होंने उसको खोज लिया। तो ये जैकिया जो है ना, हाँ, जैकिया ऐसा अवश्यम भावी तत्व बन गया है 3 ताल का। तो ये क्यों हो रहा है? महिला को हाँ। किसी ने जैकिया श्राप दे दिया। और एक और बिजार खबर है कि कुछ 52-54 यात्री थे, वो बस में बैठाया गया उनको फ्लाइट तक ले जाने के लिए, वो बस में बैठे रहे और जो है प्लेन उनको लिए बिना उड़ गया। उन्हें लगा कि हम तो 54 लोग हैं, हमें छोड़कर कैसे उड़ जाएगा। तो इस पर रूट कर अब कहाँ जाइएगा। हाँ, बड़ा ख़राब दिन चल रहा है विमान सेवा के, सबको कहीं कोई कुछ। इनको टाटा को मुकदमा हो गया, मतलब जुर्माना ठोक दिया गया है कि बतायो का है नहीं, सुसु पार्टी हो रहा है तुम्हारे यहाँ। तो और आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियाँ हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं पहले। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और अब हमें बात करनी है कलम पर। वो शुरू कहाँ से हुई, लेकिन उसकी कहानी कुछ दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच किसी टकराव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने उस मामले की सुनवाई पेपरलेस करने का आदेश दिया। पर जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने अपने जज हैं, उनके सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई, मतलब जो उन्होंने कह भी दी। जस्टिस MR शाह हैं उन 5 जजों की बेंच में, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने मुझे लैपटॉप पर काम करने के लिए कहा है और मैंने अपने पूरे करियर में कागज़ कलम पर मुझे लिखने की आदत रही है, लेकिन अब हमें समय के साथ बदलाव को स्वीकारना होगा। इसे में MR शाह कि तुम मिस्टर शाह को MR शाह पढ़ रहे हो? नहीं 11 शिंपिंग। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी अपने कागज़ कलम वाले पुराने दिनों को याद किया कि कैसे वो मोटे मोटे निबों वाले पेन से लिखने के शौकीन थे और पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए वो अलग अलग रंगों की स्याहियाँ इस्तेमाल करते थे। उन लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ। देखिए एक कलम उनकी जो है 1.25 लाख की 1.5 लाख की होती थी, अब वो उसको फ्लॉन्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर इन क्राइसिस। यस, आप जो कलम रखते हैं अपने कुर्ते की जेब में या जब कमीज पहनते हैं उसकी जेब में, 2-3 रहती हैं। हाँ, तो जैसे मैं और ताऊ रखते नहीं हैं हमेशा, वैसे हम बिना कलम चलते नहीं। हाँ, तो मैं इसलिए समझना ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि अब तो सब डिजिटल में काम हो गया है, आदमी टाइप फ़ोन पे कर रहा है। ईमानदारी से बताइए कि आप दिन में कितने शब्द कलम से लिख लेते होंगे? तो हमारी एक ही बीमारी है, जैसे हम टीम के साथ भी मीटिंग कर रहे होंगे तो हम मार्कर लेके मीटिंग करते हैं, कोई बोर्ड या कोई दीवार या कोई कागज़। ताऊ ने देखा है तमाम तरह की यहाँ पे और टीम्स हैं, कभी डिज़ाइन की है, कभी डेवलपमेंट की टीम है, कभी सेल्स की टीम है, कभी मार्केटिंग वाले हैं। हम बगैर कुछ रेखांकन किए या कुछ लिखे कुछ भी नहीं कर रहे होते। ताऊ के पास दिन में मैं 1 बार मिलने जरूर जाता हूँ, कम से कम मिलना तो 3-4 बार होता है। मैं जब भी काम से आता हूँ तो कुछ लिखा हुआ होता है, कागज कलम दवात ला, सब कुछ तेरे नाम लिखूं। कहीं मीटिंग में अटेंड कर रहा होता हूँ तो मेरे तय जो जिम्मेदारी है, मुझे जो बोला गया है कि आपकी ये भूमिका है, आपको ये करना है। जैसे कल हम बताओ एक मीटिंग में थे तो हम बैठ के अपने पॉइंट्स, वहाँ पे 100 चीज़ें तय हुई, 5 हमारे माथे आई, तो वो आप हमसे शादी खाना डिस्कस कर लो, हम बगैर कागज कलम नहीं शुरू करेंगे। तो मेरी आदत में कलम शुमार है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कलम ना चले। ये जरूर होता है कि वो 3 या 2 कलम जो मैं लेके चलता हूँ उनमें से एक ही कलम चल रही होती है। एक दिन दिल आ गया कि नहीं आज कागज लिखा। जो बात आप कह रहे हैं सही मैंने भी महसूस की, जैसे जब स्ट्रक्चर आप बना रहे हों, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हों, व्यवस्था बना रहे हों, तो हाथ से करने में लिखने में मैं भी सहजता महसूस करता हूँ। पर जिसको लिखना कहते हैं कि अब मैं लिखता हूँ बैठ के, हाँ, वो तो छूट भी होता है साथ में, क्योंकि हम हर चीज़ के बुलेट पॉइंट्स। नहीं मतलब मैं क्रिएटिव राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग उसकी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल राइटिंग टाइप करके होता है। हाँ,
वो कलम से वो तो अब नहीं। लेकिन कभी लिखते हैं घर वर पे आज तक जाके? मैंने कोई कविता टाइप करके नहीं लिखी। अच्छा। हमारे मतलब मेरी 100 से अधिक कविताएं हैं, हर कविता कलम से ही निकली है, पेंसिल से निकली है। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे टिश्यू पेपर तक पे कविता लिखी है, क्योंकि वहाँ कोई कागज़ नहीं है, लेकिन टिश्यू पेपर कोई बंद दिमाग में आ गया, अच्छा लगा। प्रेस क्लब में 2-3 कविताओं के मुक्तक जो है वहीं पे आए हैं बैठे बैठे। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कवि हो जाते हैं आप। तो ऑलिव ऑयल में बहुत खूबियाँ हैं ना भाई। रसरंजनों परान। हाँ, तो रस रंजन के बाद में रक्त रंजित कविताएं लिखना ये कौशल है। तो वो किया गया, तो वो कलम हमेशा रहे। तो जो मेरी क्रिएटिव राइटिंग आप जिसे कह रहे हैं, और मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं जीवन में अपने आगे चल के कभी कहानियाँ लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, मैं कभी भी लैपटॉप नहीं लिखता हूँ। मुझे हमेशा कलम कागज़ दिखता है, A4 साइज पेपर का एक रिम दिखाई देता है, मैं सब में नंबर पड़ा रहेगा और मैं उसको लिखूंगा। फिर एक आदमी उसको, अब एक चीज़ मैंने और की है कमाल की, ताऊ से देख के सीख ली है कि आजकल मैं मीटिंग ले रहा होता हूँ तो मैं अंग्रेजी में पॉइंट्स बनाता हूँ, उसके बाद अब उसको ऑफिशियली मेल पे डालना है या लोगों को भेजना है, तो मैं वो कागज़ किसी को अब मतलब भेजने के बजाय व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करता हूँ, गूगल लेंस में जाता हूँ, उससे उस तस्वीर उस कागज़ को देखता हूँ, कागज़ उसमें लिखी हुई सारी चीज़ें, और मैं अधिकतर अंग्रेजी में लिख रहा होता हूँ। तो वो कॉपी करके आपको तो दे सारा देता है? कॉपी करके वो उसको हम कमांड देते हैं कॉपी टेक्स्ट, वो पूरा टेक्स्ट कॉपी कर देता है, वैसे ही बुलेट पॉइंट्स में उसको लिखता है। बहुत तमीज़दार है। शोइंग ऑफ योर पिक्सल। तो उसको फिर खटाक से व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। अभी आजकल बहुत आराम हो गया। और एक चीज़ क्या किया है व्हाट्सएप ने, लोगों को और अरझाने के लिए, अब आपको किसी वो अपनी पर्सनल डायरी की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आ गया है, सेंड टू योर, खुद को ना, स्वयं को संदेश भेजो। कोई दोस्त नहीं है आपका? हाँ, खुद को भेजो, खुद को भेजो। तो उन्होंने कहा जब कैमरे से सेल्फी ले सकते हो तो संदेश क्यों नहीं हो सकता? ये उन लोगों के, भारत के लोगों के लिए बहुत, हमारे मन में हगने की बहुत इच्छा होती है, और लोग जो है दोस्तों वाले ग्रुप में भेज देते हैं, उनके लिए है ये। भाई निवारण कर ले। नहीं ताऊ, इस पे अभी मतलब हमको केतन ने बताया, वो सारा सब्जी का हिसाब इस पे लिख रहा है, क्या क्या लाना है, कि जैसे भूल न जाए कि गए थे अदरक लेने, अभी कुछ कुछ और चीज़ें पसंद आ गई, क्या प्याज दे दो, सागा दिख गया, कुछ और जो लेना था भूल ही गए। या दूध उठाना बहुत जरूरी था, वो भूल गए, बाकी सब लेके आ गए। अब दूध के लिए केवल ठंडी में बाहर कौन जाए। हाँ, लिंक्स तो लोग सेव रख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। कागज़ का पर्ची देके चलने की जरूरत ही नहीं, वो खुद को व्हाट्सएप कर दिया 10 आइटम और जाके दुकान पे बोलते चले गए, पल अपना। उसके लिए बहुत अच्छा एक ऐप है, मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, कीप, गूगल कीप। आप उसमें अगर लिस्ट बना दें तो आप उसमें लिस्ट को हटा भी सकते हैं। ऐसे टैप कर दीजिए, ये खरीद लिया तो हट जाता है वहाँ से। फिर फोकस में सिर्फ 3 चीज़ें रहती हैं जो आपको नहीं मिली अभी तक, वो बहुत अच्छी। तो हम अपने रिकॉर्ड सब कीप में रखते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे हैं ही तो बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है, तो वहीं पे खुद को भेज दिया। वो जो कुप्पी होती है जिसमें तेल डाला जाता है, फनेल बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ कीप भी बोलते हैं। हाँ, कीप भी बोलते हैं उसको। अच्छा खैर ताऊ, आप कलम, मतलब मैं कलम, हम प्राचीन युग में जाएं जब सरकंडे की होती थी या नहीं, उससे मैंने यूज़ किया है, सरकंडे वाली यूज़ की है। हम लोग को भी यूज कराया गया है। वो हाथ की लेखनी के लिए बेसिकली। लकड़ी की स्लेट, सरकंडे की कलम, खड़िया की वो इंजेक्शन की शीशी में भरी हुई घुली हुई खड़िया, का इसी से लिखो, बड़ा बड़ा लिखो तो का लिखने का तमीज आएगा, सुलेख बनेगा। सुलेख के लिए वो अच्छा होता था, जो कि उसमें हाथ रख के नहीं बल्कि आप ऐसे भी कर सकते थे। उससे क्या हुआ, मैं चित्रकारी में और इन चीज़ों में मेरी इच्छा बढ़ी, फिर मैं कैलीग्राफी करने लगा। तो वो सब शौक अब नहीं रहे। बाबा हालांकि बीच बीच में पोक कर देते हैं कि क्यों नहीं करते। नहीं कह रहे हैं कि शौक नहीं रहे। आप ताऊ की टेबल पे किसी भी दिन चले जाइए, इनके आसपास कुछ ना कुछ कागज़ पड़े होंगे, या कोई मैगजीन है उसी का पिछला पन्ना है, कोई डायरी है उसका आखिरी पन्ना है, और उसके ऊपर ये कोई चेहरा, कोई कैलीग्राफिक राइटिंग, पर्शियन स्क्रिप्ट, कुछ कुछ तो जो उसमें गए हुए थे। सामने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ का कैरिकेचर, इनको पता नहीं कि ये कब बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने बना दिया। मैं ये सब करता, चल भी दिया, उसको फोल्ड करके हम रख लिए। कलम का एक फायदा है, जैसे अभी ना मेरे जीवन में
चूंकि बहुत सारा काम टाइपिंग ने ले लिया है, बाबा की तरह मैं कविताएं जो है आईपैड पे लिखता था, है ना, मैं कागज़ पे नहीं लिखता था, तो वो तो नहीं हुआ। पर जैसे उर्दू में कहाँ लिखूं और किसको लिखूं, है ना, और मैं नहीं लिखूंगा तो भूल जाऊंगा। तो आप मतलब बहुत हास्यास्पद बात है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा होता हूँ और कोई आदमी खालिश उर्दू में बात कर रहा होता है या कव्वाली सुन रहा होता हूँ, तो मैं उसे लिखता हूँ मन में, है ना, उसकी स्पेलिंग और हाँ वो मैं लिखते हुए चलता हूँ, स्क्रिप्ट उसकी। और नोट्स ये बढ़िया बताए। जैसे बाबा हर मीटिंग में नोट्स लेते हैं, वैसे मैं भी हर मीटिंग में नोट्स लेता हूँ, और मेरे नोट्स अगर देखोगे तो उर्दू में होते हैं। अच्छा। हाँ। देख लो, कर लो कॉपी। तो उससे क्या होता है कि मेरी वो राइटिंग ना बनी हुई है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और प्रैक्टिस रहनी चाहिए। और उर्दू में क्या होता है, कैलीग्राफी का एक अलग मजा होता है। तो नोट्स लेते लेते, जो बाबा कह रहे हैं कि कुछ कुछ लिखा होता है, कुछ कुछ बना होता है, एक्चुअली नोट्स लेते लेते ना कुछ शब्दों को आकार देने का प्रयास, सुंदर दिखाने का प्रयास चलता रहता है। और बहुत सारे मीटिंग्स बोरिंग भी होते हैं, है ना, जिसमें अपने काम की बहुत कम चीज़ें होती है, तो उसमें किसी का नाम कैलीग्राफिक ढंग से लिख लिया। हालांकि हमें कैलीग्राफी वाली किट ताऊ को दिया, आज तक उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, ये इस बात का दुख है धरे मुझे। हुए हैं। लेकिन ताऊ के स्याही के कलम और अपने स्याही के कलम, अभी मैं जुलाई में बनारस सितंबर में गया था, तो वो सब कलमों की सर्विस करा लाया हूँ, और मुझे देख के रोज़ आनंद आता है कि ताऊ उन्हीं कलमों से लिख रहा है। बाबा ने क्या किया, मेरे सारे कलम जो है वो जंग खा चुके थे, स्याही सूख गई थी, उसका कोई होप नहीं रह गया था, और ये सब कलमें अच्छी मतलब क्वालिटी की पेन्स हैं। तो बाबा ने मेरे ऊपर जो वो कहते मजबूत हाथ रखा, उन्होंने कहा मुझे दो, है ना, कुछ नहीं करने होने वाला आपसे। और ये गए, इन्होंने उनकी सर्विसिंग करवाई, जिप और वो निब निकाल करके गर्म पानी में डाला, उन्होंने पानी में डाल के सबको रखा, और रात भर भिगो के रखा। वो पानी एकदम अतिरंजित, और ये सब जीप भी साफ हो गई। फिर हम कहे नहीं चलो एक बार और। तो मेरे पास अभी एक चलता हुआ पेन है, और 4 ऐसे हैं जो कि किसी भी वक्त चल सकते हैं, उसमें सिर्फ स्याही जानी है। आप उर्दू की बात कर रहे थे ना, जब बचपन स्कूल में था तो मुझे नुक्ते का फर्क नहीं मालूम था। मुझे अभी भी नहीं मालूम है, लिखने में मैं सही लिख लेता हूँ, नहीं, बोलने में मेरे को नहीं आता। अर्थ का भी नहीं मालूम था कि अर्थ भी अलग होता है। तो जब मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि इसका सर कलम, तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, तो मैं समझता था कि सर तो गोल या अंडाकार होता है, तो ये व्यक्ति उसको धमकी दे रहा है कि सर को इतना घिसूंगा कि पेन की तरह पतला हो जाएगा कलम। अच्छा, ये कलमी आम भी होता है। हाँ। अच्छा, वो जो कलम, फसल की भी तो कलम लगाई जाती है, जैसे आम की कलम लगाई जाती है ना, तो वो कौन सा वाला कलम है? आम की कलम है, सेब की कलम है, अमरूद की कलम है। मतलब वो गुलाब तो कलमी ही अच्छा होता है, देसी गुलाब कलम से ही बनाया जाता है। डंठल उसका, उसी को कलम कहते हैं ना। कि देखिए, उसमें कलम में जो थ्योरी है वो ये है कि अगर पौधे का जाइलम और फ्लोएम, जाइलम बाहर की स्किन वाला हिस्सा है, बार्क वाला, और फ्लोएम है उसका अंदर का वुड सॉलिड पार्ट। फ्लोएम का दायित्व है भोजन उपलब्धि का, और जाइलम का काम है जल उपलब्धि का। ये दोनों इंटैक्ट हैं, तो उसमें सारी संभावनाएं हैं कि वो मृदा से चीज़ें अवशोषित करके अपनी जड़ उगा लेगा और पत्तियां आने लग जाएंगी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये थ्योरी है। दूसरा क्या है कि ये तो जो डायरेक्ट कलम लगती है उसके लिए है। कुछ कलम होती है एक पौधे पे दूसरी कलम रोप करके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास नारंगी का कोई पौधा है, पेड़ है, उसमें आप एक पेड़ को, एक डाल को काट करके उसमें वी बना देते हैं, एक वी कट उसमें देंगे आप, और वी कट देने के बाद में आपने सेब उठाया और सेब की एक डाल को काट करके उसको आपने तीर वाला, कलम वाला कट, कलम जैसा सरकंडे को जैसे शार्पन करते थे, और उसको उसमें रख करके वहां से उसको अच्छे से रस्सी से बांध करके उसके पास में वहां पे आप पॉलिथीन वगैरह लगा करके, ताकि वो इंटैक्ट हो जाए। पेड़ के भीतर पेड़, हाँ, तो पेड़ में पेड़। और इस तरह से लोगों ने एक ही जड़ के पौधे में 80 वैरायटी की चीजें और पत्तियां और फूल पैदा किए हैं, और हाइब्रिड ऐसे बनते हैं। हाइब्रिड जैसे बनता है। वाह, ये बिल्कुल मैजिकल रियलिज्म है ये। हाँ, ये हुआ है, मतलब लोग इसको करते समय से करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, अबे कलम हो लगा सकता है।
ये एक आम में थोड़ा बबूल का टेस्ट आएगा। हाँ। अच्छा, जो कलम शुरुआत में हमारी जो पहली कलमें थी मेरे समय में, वो थी रेनॉल्ड्स, सेलो ग्रिपर, इस तरह की। रोटोमैक नहीं थी? रोटोमैक भी थी। और बाय द वे आपके ये जो साइड बर्न, हाँ, इसको भी कलम ही कहते हैं। कलम ही खत कहते हैं। कलम। खत, ये खत खत बोलते है ना, हैं। बिना नुक्ते वाला होगा शायद ये तो। खत, हाँ, खत है ये हाँ, सीधे। खता खत वाला नहीं। खत नहीं। हाँ, तुम्हारा खत में ना मैं खत में जलाता कैसे? वैसे मास्टरों, मरकहे मास्टरों का शगल होता है खतों कि को वो खत उचारे। हाँ, वहाँ से है ना, क्योंकि यहाँ से उठाओ ना, बच्चा उठ नहीं रहा है, क्या ये मास्टर यहाँ उठी है नहीं, तो तुरंत खड़ा हो जाता है। एकदम तो जहाँ तक ले जाए वहाँ तक जाए। मास्टर अगर 12 फीट के हो, रेजिस्टेंस इज पेनफुल। एक ये और ये गुद्दी के बाल, ये यहाँ वाला जो होता है पीछे चिरका हुआ, ये बहुत चिरकता है। तो कलम का जो पूरा का पूरा मामला है, आप देखिए कि कलम में मोर पंख या पक्षियों के पंखों का बहुत इस्तेमाल हुआ, और उसकी वजह ये थी कि उसको हल्का सा आप एक नाइफ से आपने कट मारा तो वो आगे से, क्योंकि कोन जैसे हो जाते हैं, और पर का जो निचला हिस्सा है जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, जिससे आप लिखते हैं, पर के रेशेदार हिस्से से आप नहीं लिखते हैं, पर के उस पॉइंट से लिखते हैं जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो थोड़ा ठोस है, वहाँ पे रेशे नहीं है, तो हैंड राइटिंग खराब नहीं होगी। उसको हल्का सा कट मारते थे तो केवल वो कोन ही नहीं बनता था, वो कैपिलरी खुल जाती थी, इंक अब्जॉर्व कर लेता था और ऊपर वो तक। कैपिलरी का एक सिद्धांत होता है ना, आप बाल्टी में एक पाइप डालो तो पाइप में पानी का लेवल बाल्टी के पाइप के लेवल से हमेशा ऊपर होगा। वो केशिका का जो सिद्धांत है कि ट्यूब में हमेशा वाटर लेवल ऊपर जाएगा, तो वो पर की जो कैविटी है वो स्याही अपने में रख लेती थी, और आप लिखते जाते थे तो धीरे धीरे रेस करके। तो आप ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कि हर शब्द पे आपको 2 बार डुबोना है, आपने एक बार डुबोया, उसके बाद में आप एक वाक्य 1.5 वाक्य लिख सकते हैं, जब आपको लगे कि खत्म हो रहा है। सरकंडे में कैपिलरी थ्योरी चलती थी। सरकंडे में कैपिलरी थ्योरी चलती, लेकिन उसमें थोड़ा इंक ज्यादा यूज होती होगी ना, जब डुबो के लिखते थे। Obviously। हाँ, तो वो बड़े फॉन्ट में भी लिखना होता है, और ये छोटे फॉन्ट की थ्योरी अब आई है, क्योंकि दुनिया हमेशा से चश्मे नहीं लगा रही थी और चीज़ें बड़ी बड़ी ही लिखी जाती थी। आप पुरानी पांडुलिपियों को देखें तो उनका फॉन्ट साइज बड़ा है। जो इवन कैरिकेचर तस्वीरें बनाई गई हैं तुलसीदास की, वेद व्यास की, लोगों ने जो बनाई हैं, उसमें वो पंख से लिखते हुए दिखाए गए हैं, और फॉन्ट भी बड़ा है। हाँ, जो उस कैरिकेचर उसमें भी, तो उस तस्वीर में भी फॉन्ट बड़ा हाँ, वो तो कैरिकेचर में फॉन्ट इसलिए बड़ा है ताकि आप ये देख सकें कि वो शुभ लिखा हुआ है। और भाई साहब एक ऐसा है ना कि एक पन्ने में एक एक सेंटेंस लिखा जाता था। जिस साइज का हमारा पन्ना है ना, उसका ताम्रपत्र या कुछ बिल्कुल। हो, तो केले के पत्ते पे या बांस के पत्ते एक पे, सेंटेंस। बांस के पत्ते पे बहुत लिखा गया है। बांस का जो छिलका होता है, बांस का पत्ता ऊपर वाला नहीं, बांस की जो गांठ होती है नीचे, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता आता है कवर जैसा, तो उसको निकाल करके सूखे पत्तों को और उनके ऊपर लिखने का काम होता था। तो पहले शुरुआत के कागज यही थे, वो बांस के पत्ते या केले का पत्ता सुखाया हुआ। केले का तना बहुत इस्तेमाल होता था लिखने के लिए। उसको काट लिया, केला गिर गया है, और उसके बाद में उसको सुखा लिया, फिर उसके ऊपर लिखने का काम होता था, उसके बाहर वाले साइड पे, अंदर वाले पे नहीं। स्पॉन्जी रहता था इसलिए जल्दी ब्रेक नहीं होता था, ऐसा नहीं होगा कि वो टूट जाएगा। तो ये सब खूबियाँ थी ये जो आपके शुरुआती कागज़ थे, जब एक्चुअली कागज़ बना नहीं था। चीन में कागज़ बनने से पहले के कागज़ हैं ये। और कपड़े जैसे जैसे आदमी ने बनाना शुरू फिर किया, उसका फिर कपड़ों पे लिखा। तो बहुत सारे संदेश, बहुत सारी चीज़ें कपड़ों पे ही लिखी जाती थी कि वीविंग करके एक चीज़ बन गया है, एक इवेंट टेक्सचर मिल गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक ये है कि अगर वो भीगे नहीं तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। और उनको फिर कैरी करने के उसी तरह के चैम्बर बनते थे मेटल के, कि उसमें रोल किया, अपना तहाया चौपरता, और उसको अच्छे से चीज़ों में लपेट करके अपना मजबूत हो गया। अमीर लोग रेशमी कपड़ों में, गरीब लोग। हाँ, संदेश अभी भी आप देखे थे पुराने धारावाहिकों में और सब में कि वो संदेश कोई कपड़ा खोलेगा, राजा के यहाँ इस तरह से चल गया है। मुनादी पीटने वाले अपनी तरफ से 10 तरह के विशेषण ना लगा दें राजा के आदेश में, या उसको लाइट ना पढ़ें, इसलिए लिखित मुनादी दी जाती थी कि आपको यही पढ़ना है, सुनो सुनो सुनो,
अच्छा, ये काम राजा बहुत पहले से कर रहा है। हाँ, राजा हमेशा से आपका कंटेंट कंट्रोल कर राजा का नाम लगभग 15 शब्दों के बाद आना चाहिए। हाँ 15 विशेषण पहले आने चाहिए। नहीं, और कंटेंट कंट्रोल करना जो है ना, वो राजा की आदत हमेशा से रही है। नैरेटिव वो सेट करेगा, आप नहीं। वो जो लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, कहते हैं ना ना होता है यार भाई साहब। वो आप दुकान पे जाके स्याही भरवाए हैं? कभी 84, 90, 92 के 10 पैसे में स्याही भरवाए हैं। 10 पैसे में फाउंटेन पेन में स्याही भरी। बहुत बाद में हुआ, मतलब मुझे अपनी याद है कि हम स्याही की शीशी घर पे रखने लगे, नहीं तो पहले शुरू में एकदम जाते हमने ये पाया कि जो स्याही हम लोग भरवा के लाते थे, हाँ, वो अच्छी नहीं होती। वो अच्छी नहीं होती थी। वो 1 लीटर वाली स्याही की एक बोतल आया करती थी जो 8-10 रुपए की उसकी कीमत होती थी, और वो बहुत गिनास्टिक टाइप के, मतलब वो कचरे वाली स्याही होती थी। उसमें नीचे गाद भी बैठता था, रेत बैठता था उसमें, और निब को वो चीज़ खा जाती है। तो इसलिए देखिए, शाही का जो मार्केट है, जैसे वाटरमैन किंग जो है, उसकी खूबी क्या है, वो कितनी भी सूखेगी उसमें दाना नहीं आएगा, आपके निब पे भी दाना नहीं बनेगा, और उसमें अगर दाना नहीं आएगा तो आपका कलम खराब नहीं होगा, क्योंकि बाल से भी कम जगह होती है उसकी जेब और निब में, जिसमें से स्याही का आदान प्रदान हो रहा होता है। हम ज़्यादा बात स्याही वाले कलमों की कर रहे हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई कलम की, और अभी भी मैं स्याही वाले कलम से, मतलब आपको जानकर कलम जो है ना वो स्याही वाली होती है, बाकी सब पेन होते हैं। बाकी पेन है पेन है सब। हैंड राइटिंग खराब करनी हो तो रेनॉल्ड्स पकड़ा दीजिए हाथ में, रोटोमैक पकड़ा दीजिए, या जेल पेन पकड़ा दीजिए। जिसने कभी नहीं लिखा ना, उसका भी हाथ चलने, घसीटे राम की तरह गल 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 गोल गोल जलेबी बनाते हुए, हलवाई की तरह एकदम आप चुआते चले जाएंगे मैदा ना कलैया में, उस तरह से लिखाइए। नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब से ये लॉन्ग फॉर्म सब्जेक्टिव आया ना, तब से ये बढ़ गए कि लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं, समय कम है। अभी लॉन्ग फॉर्म कम हो गया है, पहले और भी लंबे उत्तर लिखे जाते थे। मैंने अपनी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की समस्त परीक्षाएं अपने जीवन में स्याही के कलम से लिख के दी हैं। आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, आज तक का नहीं, चैनल का नहीं, मेरा आज तई का ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने अपनी सभी परीक्षाएं, हाल फिलहाल में भी दी गई परीक्षाएं, सब मैंने स्याही वाले कदम से ही भरती हैं। सिरिंज से बाद में, सिरिंज वो जो इंजेक्शन की बच जाती थी, इंजेक्शन से मैंने बहुत दिन टैंक भरा है, क्योंकि इंजेक्शन से निकाल के वो करने में फिर पेन की गंदगी नहीं मचती थी। दूसरा क्या है कि अपने को मजा आता था कि नहीं, हम कुछ डॉक्टरी वाला काम कर रहे हैं। ये मेन चीज है क्योंकि पेन को पोछो या सिरिंज को बाद में पोछो, पोछना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिरिंज से स्याही भरी, उसके बाद में सिरिंज आपने ऐसे रख दी, पोछना पड़ेगा नहीं, जहां रखोगे वहां दाग पड़ जाएगा, क्योंकि सिरिंज के मुंह में स्याही लगी हुई है, तो वो भी पोक्यूपाइन की तरह कहीं पोक देगा तो वैसे एक चीज है, तो पोक्यूपाइन के दाने कांटे जो हैं कलम में यूज होते उनको थे, कलम में अच्छा यूज हुए हैं, वो यूज होते, उनसे बढ़िया कलम बन सकती है। तो इस तरह से पक्षियों के पंखों से शुरू होकर के, और फिर वो इवॉल्व हुआ। जो पहले शुरुआती फाउंटेन पेन हैं वो एग्जैक्टली पक्षियों के पंख जैसे हैं, लेकिन वो मेटल के हैं। उनकी एक लेंथ है 3-4 इंच की, आगे उनमें बहुत बारीक कैपिलरी है। पकाने की जगह को उन्होंने थोड़ा मोटा रखा है, तो वो शेप उसको ऐसे करके, एक निब जैसा पेन होता है उस तरह का शेप दे करके, और फिर ऊपर पकाने की जगह मोटी है, और पीछे उसमें कैविटी है जिसमें कि आप 2-4 पंख घुसेल के रख सकते हैं। पंख रहते थे मेटल के बने हुए, बहुत सुंदर काम किए हुए, पीछे पंख जो हैं पीछे पंख लगे रहते थे, पेन में होते थे। तो वो 4 इंच का कलम कहीं खो नहीं जाए, वो पर लगाने से एक ब्यूटी आती थी, और वेट नहीं आता था। तो लेंथ है, इजी टू फाइंड वाला मामला है, टेबल पर रखा हुआ है, पंख लगा है तो तुरंत दिख जाएगा, और बहुत लाइट है क्योंकि पर का कोई वेट नहीं है। तो बहुत साइंटिफिकली कलम बनाया जिन्होंने, शुरुआती कलम बनाया पहला। जब रिफिल वाली बॉल पेन की तरफ स्विच हुए तो किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस आए? जैसे अब ये तो, जब पहले क्या था, स्याही भरते हुए लगता था कि यार हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़ों पर भी लग जाती है, अगर लीक हो गया पेन उसकी बड़ी समस्याएं थी कि लीक हो 15 पैसे की रिफिल आती थी जो छुटकाई रिफिल होती थी, और तब वही स्टैंडर्ड रिफिल होती थी। आप ये इंक वाले पेन की बात कर रहे हैं या डॉट पेन? बॉल पेन की? बॉल पेन की, डॉट पेन भी उसको हम लोग कहते हैं। हाँ, डॉट पेन भी बोलते हैं। तो उस वक्त तो डॉटर पेन हमने सुना था,
वो मेरे ख्याल से 4.5-5 इंच की उनकी लेंथ होती थी। सामने एक उसमें पॉइंट होता था पीतल का, उस पीतल के पॉइंट से ठीक 1 इंच उसमें 2 ही साइज होता था है, रिफिल हाँ, का, एक एक लंबा वाला, एक रेगुलर। रेगुलर। तो रेगुलर वाला ही सबसे ज़्यादा चलता था। सरकारी खरीद में रेगुलर वाली ही रिफिल आती थी, छोटी वाली रिफिल आती थी सरकारी खरीद में। और उसमें 1 इंच के बाद में 2 होठ निकले होते थे, लगता था किसी ने 2 तरफ से रिफिल को दबा दिया है। उसका पर्पस होता था स्प्रिंग को रोकने का, क्योंकि बॉल पेन हमेशा स्प्रिंग के साथ लगाया जाता रहा, ताकि रिफिल को लिखते समय वो खट खट नहीं हो, गिरे नहीं। अगर रिफिल आप सीधे डाल देंगे और खटके में जरा भी गुंजाइश है तो वो बार बार हिलती रहेगी या फिर बहुत टाइट रहेगी। स्प्रिंग क्या करता था, लिखने को लाइट कर देता था। और ये जो शॉक प्रूफ टेक्निक रिफिल की आई, इसने राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी स्मूथ हो गई, आपकी कलम में लग गया शॉकर और अब आपकी ड्राइविंग हो गई स्मूथ। तो एक बहुत ज़रा सा छर्रा एक पीतल की आधे सेंटीमीटर की एक कैविटी में रखा हुआ है, जो एक प्लास्टिक के रिफिल से अटैच है, और उस रिफिल में बहुत गाढ़ा इंक का वो पेस्ट भरा हुआ है, केमिकल है, जो बॉल के रोल होने पे रोलर की तरह लिखने का काम करता है। तो वहीं से वो आया बॉल पेन। वो जो बॉल है ना, चूंकि वो बॉल किसी भी दिशा में जा सकता है, इसके चलते लेखनी खराब हो गई। हाँ, कलम में एक तमीज होती थी, बिल्कुल। क्योंकि उसको दूसरी दिशा में चलाओगे तो उससे जो नवाए सरोश नहीं निकलता था, नवाए शैतान निकलता था। ठीक है, तो वो खरखर खत्म हो गई और बड़े स्मूथली चलने लगा। एक वो स्प्रिंग ने बहुत खराब किया इसको, उसमें और वहां से फिर वो खटका शुरू हुआ। हाँ, पेन को दबा के टिक कलम, उसको टिक चुक कलम। हाँ, और लोगों को बीमारियां हुई हैं, जैसे मोबाइल एक डिजीज है ना, वैसे बॉल पेन एक डिजीज की तरह था। लोग एंजाइटी में पेन बार बार खट 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 करते रहते थे। एक तो पतला सा ताऊ एक लंबा पेन आता था, जिसमें वो जो उसका खोसवा होता है, उसका नहीं कांटा जो जेब में फंसाने वाला, उसी को दबाने पे ऊपर जाता था खटका। उसको तो लोग ऊपर से करते थे, नीचे से पिचकाते तो थे। वो सिंगल थंब एक्शन था, ऊपर दबाया खटाक, ऊपर दबाया खटाक। उसमें एक लड़ाई भी होती थी कि जब वो जाता था तो टेबल पे डायगनली 2 लड़के अपना वही पेन लेके लड़ाते थे इधर से उधर से। फिर आया एक ट्रांसपेरेंट होता था, उसमें 4 कलर के हाँ होते थे। 4 पहले व्हाइट आया था, फिर वो ट्रांसपेरेंट हुआ, तो उसमें उसकी आंत वांत सब दिखती थी। हाँ, दिखती थी, और 4 कलर के, काला, लाल, नीला, हरा और हरा। एक को दबाएं दूसरा ऊपर चला जाता था। और जो हरा कलम से, उसी से मैंने हरे कलम से पहली बार लिखा, और तब मुझे लगा कि प्रधानाचार्य बना जा सकता है, इतनी बड़ी बात। इतना भी दूर नहीं, हाँ, ना आती दूर है। हाँ, तो वो था वैसे, रेड और ग्रीन से लिखने का चार्म तो था स्कूल में। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये 3 कंपनियों ने कलम ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके पहले मैं कैमलिन के पेन याद करता हूँ, चेलपार्क के पेन याद करता हूँ, पायलट के पेन मुझे याद आते हैं। पायलट पेन, पायलट लग्जरी थी। हाँ, एक किंगडम करके एक पेन कंपनी थी बनारस में, एक पेन की बहुत पुरानी दुकान है आज़ादी से पहले की, उसका नाम है पेनको, गदौलिया में है। उन्हीं से मैं अपने पेन वेन ठीक कराता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने के कलम उनके पास हैं, मतलब 2-2, 3-3 लाख रुपए के कलम भी रखते हैं। और उनकी दुकान की खूबी ये थी, जब मैं BHU में पढ़ता था तो उन्हीं से कलम वगैरह लेता था। उस दुकान की खूबी ये थी कि कोई पेन आपके पास है जिसका कैप गुम हो गया है, या कैप का उसका हुड्डा टूट गया है, या चटक गया है उसकी कैप, किसी दिन किसी का पैर पड़ गया और चटक गई है, वो हूबहू उसको तराश के, चाहे तो सींग से, चाहे प्लास्टिक से, चाहे फाइबर से, चाहे मेटल से, उसका कैप बना देंगे। कोई भी दुनिया का कलम उनके पास लेके चला जाइए, उसको वो चला देंगे। तो ये खूबसूरत दुकान है, जाने लायक। मतलब जो लोग बनाए जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ पेन को भी जाना। तो ये पूरा एक, और पेनको का अपना ब्रांड था, और वो पेन सप्लाई करते थे देश भर में। धीरे धीरे फिर उन्होंने पेन बनाना बंद कर दिया, वो केवल पेन बेचने के उसमें है। जिनकी दुकान थी वो नहीं रहे, उनके पुत्र साहब बैठते हैं, उनको पता है कि आज के समय में कलम कैसे बेचनी है। तो लैमी का जो पेन आपको कनाट प्लेस में नहीं मिलेगा, वो पेनको की दुकान पे बनारस में मिल जाएगा। जर्मनी के जो पेन आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, वो आपको बनारस में मिल जाएंगे। तो क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पेन का शौकीन ही आएगा। मोंट ब्लांक उसको कहते हैं ना, माउंट ब्लैंक जो है, हाँ,
वह पेन रखा थी मुझे, मोट मोट पेन, एकदम वजन भारी। वो भी गुलाब भाटी भी बोलता है जब उससे उसको होता है कि कहीं पार्टी में गए तो कहता मो बुला, मोना बुला रहा, मो बुला। मेरे पास दो है, मैं एक फाउंटेन और एक रोलर वाला, दोनों यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो हो गया कि मोबला है, रखा ही रहा हुआ है, उसको कभी मैं अच्छे पेन्स के साथ ये होता है हम आपके घर ज्यादा आते लिख जल्दी, नहीं पाते आप बता दिए, हम जल्दी घर आएंगे। सौरभ द्विवेदी बहुत पैदा आपके ले गए हैं, कुछ हम ले जाएंगे। एक वो नहीं, अपना जेम्बे के बारे में तो मैंने निर्णय कर लिया है बाबा कि वो मैं आपके घर में एक दिन जाके रख दूंगा। मेरे यहाँ कोई जुटते नहीं, न वो बजता है। क्या चीज? जेम्बे। अच्छा, जो टेबल पिटवाई वाला जो हाँ, वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है, पहले बजाता था मैं। अब क्या है कि अभी बजाने लगूं तो मतलब मोहल्ला भी ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे यार क्या हो गया इसको, इस उम्र में आके कुछ पीटने लगा है रोज। लेकिन ताऊ लैमी के शौकीन हैं, और लैमी का कलम जो है वो जर्मन कलम है, और वो एक तरह से फोक्सवैगन है कलमों का। हाँ, वो कलमों का भरोसामंद है वो, और लैमी बहुत महंगा नहीं है, बहुत हाँ, सस्ता भी नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। और लैमी के कलम की एक खूबी ये है कि उसकी निब की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। हर लैमी केवल एक ही तरह से नहीं रखता है, वो हमेशा एक पॉइंट डिफरेंस में, आप उससे थोड़ा सा मोटा लिख सकते हैं, सीधा लिखें, और साइड से लिखें तो पतला हो जाएगा। जबकि कई फाउंटेन पेन बहुत ही फाइन होते हैं। हम और ताऊ दोनों ही मोटे वाले पेनों के शौकीन हैं, ताकि अक्षर में वजन दिखाई दे, बिना चश्मे के पढ़ा जा सके उसको। और लैमी के कलमों का इस्तेमाल आर्किटेक्ट बहुत करते हैं अपनी ड्राइंग्स के लिए। तो आप अगर किसी आर्किटेक्चर की पढ़ाई वाले फैकल्टी में जाएंगे तो आपको लैमी के प्रशंसक वहाँ पे, या लैमी यूज करने वाले बहुत सारे बच्चे। ताऊ लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने कभी रिफिल में पीछे से फूंक मारी है जैसे बंद हो जाता है? बचपन में ये है ना, रिफिल रेगुलर की फूंक ही नहीं मारी है। रिफिल की फूंक से हम लोग ड्राइंग बनाते थे। अच्छा, हाँ, तो उसका आगे का निब निकाल, आगे का निब निकाल दिया, क्योंकि आप बहुत फूंक मारेंगे और निब नहीं निकालेंगे आगे का, तो कई बार वो इंक बाउंस करती है ना। कई बार होता था लाल लग जाता था यहाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो हगनवा कलम हो जाता है ना। पता चला कि सवेरे उठे देखिए टट्टी की हिस्स है। अच्छा, रिफिल की टट्टी इतनी चिपचिपवा रहती है ना, गंधैली, कॉन्स्टिपेटेड एकदम, कि वो फिर कलम फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो केवल यही नहीं, आप एक सादे कागज पे रिफिल के आगे का वो पॉइंट निकाल दें और उसका उसमें फूंक मार के आप इंक को गिरा लें, और उसके बाद उसी नली को उसी स्याही के ऊपर रख के फूंकते रहें, तो मॉडर्न आर्ट बनती है। अब समझ में तो आया। हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट खेलते थे। थिंग्स यू लर्न ओनली हियर। रेनॉल्ड के पेन की एक चीज बहुत कमाल की होती थी, जो हम लोगों ने बहुत खेली है और उसके लिए बहुत जूता खाया है, कि कॉपी में एक बड़ा पेज ले लिया A4 साइज का, और उधर आपकी डी बना दी गई, इधर हमारी डी बना दी गई। इसको हम लोग रेनॉल्ड फुटबॉल कहते थे। तो यहाँ पे डी पे पेन को रखना है और ऊपर से उसको डंडी पे मारना की तरफ नहीं मारना नहीं है, उसको ऐसे करके छोड़ना है ना, मतलब उसको गिराना है कि वो लिखता हुआ आगे जाए। ओह अच्छा, है ना। तो जहां तक आपका लिखता हुआ सीधी लकीर गया, वहां के उसके लास्ट पॉइंट, जहां धुंधला हो गया या ब्रेक हो गया है वो काउंट नहीं होगा। जहां तक कंसिस्टेंट गया है वहां पे फिर एक पॉइंट बना करके गोला बना दिया जाता था कि हम यहाँ तक पहुंचे, फिर वो चलता था, अलग ही चक्का फेंक चल रहा है। तो ये होता था कि कौन किसके गोल में पहले पहुंचा। ये तो अभी भी ट्राई किया जा सकता है, इसके लिए बहुत देर नहीं हुई। और एक कागज का बहुत इस्तेमाल होता था, मतलब एक बार गोल इधर उधर का हो गया, फिर उसका दूसरा शुरू हो गया। तो हमने 15 मिनट के मैच में 6 गोल किए, तुम 4 कर पाए। तो ये सबसे कमाल की चीज़ें जो हैं वो फाउंटेन पेन से हुई हैं, क्योंकि उसकी इंक ज़्यादा लिक्विड होने की वजह से स्कोप बहुत देती थी। तो कागज़ को बीच से एक बार फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर इंक की ड्रॉप्स बीच में गिरा करके बटरफ्लाई बना, हाँ, उसको वापस स्प्रेड करके उसमें आप बटरफ्लाई बनाएं, या उसमें आप एक सद्दी डाल दें, सूत धागा जिससे पतंग आप उड़ाते हैं, वो डाल के और उसको घुमाते हुए खींचें, तो वो ऑर्किड जैसे फ्लोरल पैटर्न उससे बना करते थे। बहुत खूबसूरत बनते थे, है ना। सबसे ज़्यादा इंक पेन का इस्तेमाल होता था होली के मौसम में या बदला लेने के लिए।
जैसे हमारी क्लास में विद्या मंदिर में एक सुरेंद्र बहादुर सिंह था लड़का, उसको हिंदी वाले आचार्य जी ने, अमृतलाल जी ने पीट दिया। तो अमृतलाल जी पढ़ते पढ़ते ऐसे पुस्तिका लेकर के, जो बच्चों के बीच में जगह होती बेंच के, उसमें घूम घूम के पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते जब उधर से आते हुए उन्होंने धीरे को दिया 2-3 इसको सुरेंद्र प्रताप को धाड़ 2-3 घंटा, मन नहीं लग रहा भैया आपका, पार पार 2-3 थे एकदम हरियाली कर दी उनकी। उन्होंने कहा कि अब ठाकुर साहब जाग गए कि कैसे पार मार दिए सबका। तो वो लाइन के आखिर तक गए, इधर वो अपना, उसने कहा कि आज छिड़केंगे नहीं, आज सीधा पूरा स्नान। ऊपर का हिस्सा खोल के किनारे रखे, और जैसे ही मास्टर जी उसके बगल से आगे गए, बचत ददीस मैं छिड़कता तो काफी था। हाँ, करके ये होता था, ये मतलब अगर लड़ाई हो जाए किसी से, ऐसी कोल्ड वॉर टाइप की हो जाए, आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो आप छिड़क देते थे। फिर बाद में ये भी कहते थे यार मैं तो हवा में छिड़क रहा। वो आज तक चल रहा है, कलम से किसी का मुंह काला करने का। महेश भट्ट, कभी कोई कभी केजरीवाल तो खैर इसमें स्याही फेंक दिया। जीवन में कभी लिखा नहीं था लड़के ने इतनी तो कागज पे उसने पूरी जिंदगी हाँ, की। कुछ लड़के ने जैसे हॉकी स्टिक, कभी खेला नहीं है हॉकी, पर गाड़ी में रखी। अरे सोमनाथ भारती लाइब्रेरी गया था, वहां पे कोई देश भज से पूरा एक होता है बेसबॉल बैट। इंडिया में बेसबॉल कोई नहीं खेलता, केवल मार के इस्तेमाल, लेकिन डिक्की उठाओ किसी की पीछे से, हमारे डिक्की में एक हॉकी एक बेसबॉल बैट रखा है। ठीक है। वैसे ही स्याही की बोतलें जो है ना, कुछ छात्र संगठन रखते हैं इसीलिए। मुझे ना वो डेफिनेट की तरह बोलने का मन करता है, स्याही फेंकने वाले। डेफिनेट जो बोलता था वो वासेपुर में, तुम साला स्याही फेंक दिया ना, हमारा फोन काट दिया। स्याही तो मतलब फेंकने की चीज। तो अच्छा, फेंकने से याद आया, यूज एंड थ्रो भी एक आया था। यूज एंड थ्रो बहुत सारे हैं। कलम की टेक्निक में लिखो फेंको उसको कहते थे। तो पायलट भी रिफिल नहीं था, से नहीं आया, यूज एंड थ्रो ही था। बाद में पायलट की इंक आने लग गई कि अगर आप इतने ही चतुर्दिक हैं, क्योंकि हो क्या रहा था, हम लोग पायलट खरीदते थे, 55 रुपए का पायलट का पेन आता था। इसमें इंक दूसरी जब पड़ जाती थी बाद में। हाँ, और वो सफेद रंग का पेन, उसमें उसकी जिसका एकदम जैसे नीडल जैसा उसका पेन होता था, लेकिन नीडल का उसका मुंह छर्रा बड़ा होता था। तो पायलट लिखता अच्छा था, बहुत स्मूथ चलने वाला, क्योंकि महंगा पेन होता था, फाइन लिखता था वो। उसमें अंदर जैसे स्केच पेन में होती थी अंदर वो स्पॉन्ज पड़ी हुई, उसी तरह से स्पॉन्ज लीड होती थी। तो वो उससे ऑब्जर्व कर करके अपना वो लिखने का काम करता था। जब वो सूख जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग फिर उसको पीछे से जबरदस्ती खींच के दांत से कोच कांच के अपना कैसे कैसे करके निकाल लिया, उसमें इंक डाल दिया, और उसमें इंक डाल दी। तो इंक अगर आपने एकदम सही मात्रा में 3 या 4 बूंद डाली है तो वो मुतहा सा पतला लेकिन चलता रहेगा। लेकिन कहीं वो इंक की मात्रा 7-8 हो गई, ऐसा पेंचिस करता था वो, ऐसा पेंचिस करता था, और सब सफेद कमीजें छेड़ देता था। ऐसा सत्यानाशी मुंहों से, मतलब ऐसा उसको हैजा होता था कि उल्टी भी कर रहा है, टट्टी भी कर रहा है, दोनों 31 चालू है। तो बहुत शीशा लेदर। ये पॉइंटेड बॉल पेन के बाद में, और उसके पहले जो डॉट पेन थे आपके एकदम गाढ़ी ये इंक वाले, पायलट की बाय द वे इंक आती है अभी भी, वो 50-60 रुपए की आती है, छोटी सी आई ड्रॉप जैसी शीशी। अच्छा, और उसमें से आप 2-4 ड्रॉप दबाइए तो वो उसमें चला जाएगा। उसके बाद में जो अभी सबसे ज़्यादा इवॉल्व टेक्निक है वो है हार्ड ब्रश वाली। तो आपके पास पॉइंट है, जिस टेक्निक से एक्चुअली स्केच पेन के टिप बना करते थे, कि स्केच पेन का कोई मेटल का नहीं है, वो रेशे ही हैं, लेकिन बहुत ही कंडेंस चिपकाए हुए रेशे हैं। तो वो सोख रहे हैं और लिख रहे हैं, उसमें भी हाथ कहीं भागता नहीं। वो एक तरह से स्याही के कलम का एक अति संवर्धित वर्जन है। तो आजकल सिग्नेचर वाले पेन आ गए हैं और कैलीग्राफी पेन आ गए हैं, जिनका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो वो सीरीज पूरी जितना महीन चाहें उतना, हाँ, जितना महीन आप चाहें तो, और जितना मोटा आप चाहें। तो जैसे हम 0.2 वाला जो, अच्छा, रेनॉल्ड इज 0.45। अच्छा, उसमें लिखा ही होता था। हाँ, उसमें लिखा होता था 0.45, लेकिन हम जो कलम आजकल यूज कर रहे हैं वो 2.0 है। अच्छा, तो आप सोचिए कितना मोटवार है। वो तो जो लेटेस्ट टेक्निक है वो यही ब्रश वाली टेक्निक पे लोग ज़्यादा गए कि आपकी लेखनी भी रहे सही, आप उसमें वेरिएशंस ला सकें। क्योंकि अब लिखना जो है, आपने जो शुरुआत में बात कही थी, मैं वहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। लिखना अब शौक की चीज़ है, वरना आपके लिखने के सारे काम
टाइप होके ही हो रहा सकते है, हैं, चाहे हाँ। मोबाइल पे, चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे आईपैड पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे मैकबुक पे, आप कहीं भी टाइप ही कर रहे हो। हर जगह आप नंबर डाल रहे हो, टाइप कर नेसेसिटी रहे हो, नहीं रही है तो अब। कीबोर्ड आपका कलम हो गया है। इसलिए अब भी अगर कोई लिख रहा है तो उसके पीछे शौक है। और मैं एक बात रिपीट कर दूं, शौक बड़ी जो हमने चीज़ है। पहले कहा है 3 ताल में, कि लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको कुछ याद रखना है तो लिखना बहुत ज़रूरी है। टाइप की हुई चीज़ याद नहीं रहती। टाइप करने से की याद होती है। कोई चीज़ समझ आपने बोला ना कि कोई चीज़ समझना हो या समझाना हो तो फिर पेन उठाना पड़ता है। उससे क्या होता है, आप भी याद रखते हैं आपने क्या ड्रॉ किया था। सबसे बड़ी खामी आज की शिक्षा व्यवस्था में यही है, जिसमें टाइपिंग इम्पॉर्टेंट हो गया है, कि जब आप हाथ से लिखते हैं तो ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है। क के लिए हाथ अलग घूमता है, ख के लिए अलग घूमता है, ग के लिए अलग घूमता है। अभी सबके लिए खट हो रहा है। अभी सबके लिए एक की है। तो आपका क्या हुआ कि पूरी वर्णमाला जो है टक हो गई, तो आपका ब्रेन कमजोर हो रहा है। नहीं, कीबोर्ड याद हो गया है। हाँ, कीबोर्ड याद हो गया। अगर बिना देखे लिख बिना देते, देखे करते हैं। चाय ले आया, 2 चाय ले आओ। ठीक है, इधर लेकिन बता आप रहे हैं। इतना जान लो कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, बिकॉज हर शब्द अलग तरीके से लिखा जाता था। मतलब वो कितने घुमाव आपके हाथ लेते थे, वो एक पैटर्न जो ब्रेन का सीखा हुआ था वो Yes. चला गया। और वो हर चला गया। हर अक्षर एक स्क्रिप्ट है, एक इमेज है। तो हर अक्षर जो है वो एक इमेज रिकॉल होता है दिमाग में। जब आप का लिखते हैं तो का कुछ लिखा नहीं है, का दरअसल एक तस्वीर है जिसको आपका दिमाग का पाता है। इसके ऊपर हम लोग 3 ताल बात कर चुके हैं। पुराने लोग जो सुनवासी हैं वो जानते होंगे इस बात। इसलिए लिखते जरूर रहिए और कोई ना कोई बहाना ढूंढ लीजिए लिखने का। नहीं, ये बहुत बढ़िया बहाना मैं दे रहा हूँ। 3 ताल को हाथ से लिख के चिट्ठी भेजिए। हाँ, बेहतरीन। और उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए। हाँ, तो लिखो हाथ से, फोटो भेज दो। कह लिख लिया है बीमा, रसीदी, टिकट लगा, जब हमने स्पीड पोस्ट खून करी। से लिखने का तरीका आपको बता दिया है, हाँ। तो स्याही से क्यों नहीं? स्याही मत समझने हाँ, वाली बात नहीं, लिखना स्याही है से तो लिख खून देना। से लिखो, खून से मत लिखो। जो खून से लिख रहे हो हाँ, बहुत ही। वह कम कह दो। एक हमारे हमारे यहाँ फोन को फोन फोन कहते हैं, हमारे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। फोन। वो पता है ना क्यों होता है? फोन क्यों कहने लगे उसको? क्योंकि अपन पहले ना यहाँ पे फारसी मतलब अरबिक स्क्रिप्ट में लोग लिखते थे, तो उसमें ओ ऊ सबकी मात्रा एक ही है, वाव लगाते हैं। ठीक है, तो वो फोन अब पढ़े कैसे? हाँ, तो लोगों ने उसको फोन पढ़ना शुरू कर दिया, तो फोन हो गया। शुक्र है और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो फिर भी ठीक। लेकिन आप हाथ में पेन दबा करके, हमारे एक मार्ट साहब अरे सजा हमारे यहाँ देते थे। विलियम सर थे, अंग्रेजी उंगलियों पढ़ाते के थे। बीच में पेन दबा के, और प्राणांतकारी पनिशमेंट होता था वो। सबसे उत्तम। 2 काम वो करते थे। नो वायलेंस एंड एक्सट्रीम वायलेंस टुगेदर। विलियम सर हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते थे और उनके यही 2 शक्ल थे। या तो दांते वाला खटकोनी अटकोनी कोई कलम, तब तो रेनॉल्ड नहीं आया था जब हम एकदम प्राइमरी में थे, तो वो 2 उंगलियों के बीच फंसा करके और उसको घुमाते थे, तो उसके खटके जय बार घूमते ना तय बार चाबी टाइट होती। और लड़का उछल के, मतलब आप सोचिए अपना पैर खुद ही लड़का छू रहा होता था, इतना ऊपर उठ जाता था। और दूसरा वो डस्टर से ये गांठी बजाते थे, उंगलियों की गांठों पे मुट्ठी बंधवा करके उंगलियों के जो फोल्ड हैं बहुत कब्जे, लगती थी भाई। उन कब्जों पे डस्टर से कट 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 कट, तेज नहीं मारते थे, तेज मारेंगे तो चोट लग जाएगी, शिकायत करेगा। टक 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 टक, ऐसा छदरा मास्टर रहे का जब हाल है। मार कूट उन्होंने के फिगर चक्कर आउट में। कर लिया था कितने हाँ। फोर्स से मारना है, क्या कहाँ मारना है। बच्चे पटरी की और रूलर की मार में इतना नहीं डरते थे जितना विलियम सर की क्लास में डरते थे, क्योंकि वो अंतहीन वेदना पीड़ा वाली चीज होती थी। कहाँ दिखाओगे जाके कि क्या मारा है मास्टर ने। वेरी स्मार्ट। एक मेटाफर और फिल्मों से आया और वो बड़ा मशहूर हुआ बाद में, नाना पाटेकर की फिल्म कलम वाली बाई। वो मुझे मतलब मैंने तो बाद में सिनेमा, चूंकि मेरी उम्र कम है तो बाद में देखना शुरू किया। एक पत्रकार का हैंडल भी है कलम वाली बाई। अच्छा, मेरे ख्याल से रेखा खान का। ओके। नवभारत टाइम्स की एंटरटेनमेंट कवर करने वाली अच्छा। मुंबई की बड़ी पुरानी रिपोर्टर है। उस वक्त तक ना बाई शब्द जो है वैसे मराठी में और उसके अलग मीनिंग है, पर यहाँ आप उत्तर भारत में पूछेंगे बाई, तो बाई का मतलब होता है डोमेस्टिक हेल्प, जिसको मेड बोलते हैं लोग। 2 मतलब है। बाई का मतलब नाचने गाने वाली है ना। हाँ,
कि तीजन बाई, रसूलन बाई, अख्तरी बाई, है ना। तो मैडम अख्तर या बेगम अख्तर का नाम पुराने शहरों में पुराने लोगों को अख्तरी बाई है। तो बाई है तो जो 40 साल से ऊपर के हैं वो कहेंगे कि मतलब गाँव वाली हैं। अरे जो शादियों में डांसर्स बुलाए जाते हैं बनारस से या मुजफ्फरपुर से, तो उनको बोला जाता था हमारे यहाँ बाई नच रही है। तो उसमें कलम वाली बाई ना मुझे एक बड़ा अभिनव प्रयोग उस समय लगा था कि कलम पकड़ा, और वो महिला को बड़ा किरदार भी बहुत मजबूत उसका दिखाया है। और जो टकराव हैं उसमें नाना पाटेकर और उनके क्या महिला एक्टर का क्या नाम है, डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया, हाँ। तो वो एक इस तरह का कोई आपको फिल्मों में याद आता है कि कलम से जुड़ा हुआ कोई और मैटर? फिल्मों में मैं कलम देखता था तो सिर्फ वही देखता था, जेम्स बॉन्ड की कलम, ताजिराते हिंद की दफा 302 के तहत। उसके बाद तोड़ दिया था, कैद बामुशक्कत सजाए मौत। और अक्सर होता था कि एक पूरी सीरीज आई थी फिल्मों की जो खत्म होती थी इसमें सजा सुनाया खत्म। सबसे इंटरेस्टिंग कलम जो है ना वो जेम्स बॉन्ड का कलम था। जेम्स बॉन्ड सीरीज जो फिल्मों की रही, जिससे गोलियां निकलती हैं। गोली नहीं, कलम में कोई द्रव्य भरा हुआ है और वो किसी के साथ मार्टिनी पी रहा है, पिला रहा है, और धीरे से दूसरे के कप में धर के धच से दीस 2 बूंद कुछ गिरा और दूसरे मनाई लमलेट। यह इतना की कलम जो है, हम कहते हैं ये 2-3 चीज़ों ने बड़ा आकर्षित किया। एक तो ये कि फलाने राजा को जब लगा कि अब नहीं बचेंगे तो अपनी अंगूठी खोले, उनमें से जहर था, चाट लिए। हम कहा ये सही है। अरे पहले मैं सोचता था कि हीरा चाटने से आदमी मर जाता है, तो बाद में पता चला कि वो जहर होता था। हीरा चाट भंडार कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो हीरा चाट भंडार अगर कोई खोल दे। आजकल सब चाट जीपीटी जाए। बहुत दिन बाद मैं फिल्म, हम लोग वो बात करते हैं ना क्या देख रहे हैं, मैं एक फिल्म वेब सीरीज देख रहा हूँ और मैं थोड़ा देर से देख रहा हूँ। साशा बैरन कोहेन की है द स्पाई, जो उनको इजराइल से सीरिया जासूस बना के भेजा। वो बहुत अद्भुत है क्योंकि वो उस आदमी को देख के हंसी आती थी और वो इतना गंभीर किरदार उन्होंने किया। हम कोविड फर्स्ट सीजन में वो उसके सारे सीजन निपटा दिए थे। और वो एक सच्ची कहानी पर आधारित 6 एपिसोड है और 7 एपिसोड। मुझे वो इसलिए याद आया, वो शीशी उसमें खुलता है और शीशी का जो ढक्कन है उसके पीछे एक गोली होती है उसके लिए भी, जब वो जानता हो। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द स्पाई मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन हम रिकमेंडेशन से बहुत 100 एपिसोड आगे आ गए हैं। तो क्योंकि तब कोविड चल रहा था और हम लोग का 3 साल दोनों साथ चल रहे थे। हाँ, तो तब बहुत सारे और नए लोग, नई लिसनर्स थे, तो कोई द स्पाई जरूर देखिए, बहुत। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा क्या उपहार पर? जो हमने देखा, थोड़ी बहुत देखी, बहुत हमको देख पाया था वो आपने अभी क्या? उपहार पे जो ट्रायल बाय फायर अभय देओल वाली नहीं देख पाया हूँ मैं। अच्छा, मैंने देख ली, मुझे तो अच्छी लगी। हाँ, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उसमें शुरू में शेकी कैमरा यूज किया है उस स्थिति को दर्शाने के लिए कि पेरेंट्स को पता लगा है कि आग लग गई है, और वो जा रहे हैं वहाँ पे, और वो तो उस तरह के कुछ बहुत अच्छे इफेक्ट उन्होंने अच्छे डालने की कोशिश की है और उसको नेचुरली करने की कोशिश की। और आखिरी जो उसका एपिसोड है वो आग लगने की घटना का ही दृश्य है। अंदर क्या हो रहा होगा इसकी कल्पना करके अंधेरे में शूट किया गया है, और कैसे वो लोग दरवाज़ा पीट रहे होंगे और अंदर क्या हुआ होगा, वो उस पर बेस्ड है। देखा जा सकता है, 6-7 ही एपिसोड हैं शायद उसके। हम कई सारे टैब हमने खोल रखे, हम बहुत फंसे हुए हैं आजकल। नहीं, पहले क्या रहता था कि हम एक चीज़ पका के उसको 3-4 दिन में निपटा देना है, उसके बाद फिर। लेकिन अभी क्या है कि लालच, चने से भरा हुआ घड़ा सकरे मुँह वाला बंदर को मिल गया है। उसने हाथ डाल दिया है, मुट्ठी में चने भर लिए हैं। मुट्ठी खोलेगा तो चने गिर जाएंगे, मुट्ठी नहीं खोलेगा तो हाथ बाहर नहीं आएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने मुट्ठी खोलने का अच्छा तरीका निकाला है। या जो गिलहरी है, मैं वेलकम देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे ऑप्शन है, क्या देखा जाए, वेलकम देखते हैं। आप एक पेंटिंग ले लीजिए मजनू भाई वाली ना। एक दिनकर की कविता है, उसके साथ एक ब्रेक लेंगे, और वो कलम पर ही है। और बचपन में ही पढ़ी थी मैंने ये कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल,
कलम आज उनकी जय बोल। ये कविता आप चाहें तो पूरी। और मैंने चूंकि मिसरे का आधा हिस्सा बोला था तो मैं पूरा बोल देता हूँ। जी। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब भी बता दीजिए। अच्छा, गैब मतलब होता है कि जो दिख, तो गायब का रूट है वो, कि ये जो मज़ामी ख्याल में आ रहे हैं, जो फिलोसफिकल बातें आ जाती हैं, जो उन्वान आ जाते हैं मन में, तो लोग शायद उनको पूछते होंगे कि ये कहाँ से आता है तुम्हें। तो आते हैं गैब से, मतलब पता नहीं कहाँ से, एक शून्य से आता है वो, एक वैक्यूम से आता है, या जिसको हम शून्य बोलते हैं। ये चीज़ें हमारे ख्याल में, और जब लिखते हैं ना तो शरीर खामा जो है वो पेन है, कलम में, और शरीर जो सरसराहट जिससे बनी है, जो कलम जब कागज़ पे चलती है तो एक आवाज़ आती है, उसको शरीर खामा बोलते हैं। खामा किसका शरीर, शरीर नहीं, शरीर खामा नवाए सरोश में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। नवाए सरोश मतलब, सरोश जो है वो एंजल्स को बोला जाता है, और उनकी आवाज़ है। तो जो कलम का कागज़ पे घिसने की जो आवाज़ है वो देवदूतों की आवाज़ है। क्या बात है। एक फैज़ की बहुत खूबसूरत लाइन है, क्योंकि कलम हमेशा कलम नहीं होती, लेकिन कलम की मोहताजियत कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। कलम के मोहताज होना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि कलम कैटलिस्ट है किसी भी प्रोसेस में। वो अंतिम आवाज़ नहीं है ना, वो आवाज़ों को पैदा करने की एक आवाज़ बन सकती है। फैज़ ने बहुत खूबसूरत लिखा है। मुझे जो सबसे प्रिय हैं लाइनें उनमें से है कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां हमने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दी हर एक हल्का जंजीर में ज़बां हमने। वाह। इसी के साथ एक ब्रेक और फिर बाजार खबर।